अक्षित ने हारिका के दोनों हाथों को दीवार से लगा दिया। अक्षित की गर्म सांसें हारिका के होठों पर पड़ रही थी। एक पल के लिए तो हारिका का शरीर में हलचल ही होने लगी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। अक्षित के इतना करीब होने से हारिका को शर्म आ रही थी, इसलिए उसने अक्षित को नहीं देखा। अक्षित ने भी न जाने कितने सालों बाद हारिका को ऐसे शर्माते हुए देखा था। अक्षित के चेहरे पर एक मुस्कान तो थी, लेकिन दिल में दर्द भी बहुत था। कुछ मिनट ऐसे ही खड़े रहने के बाद अक्षित को महसूस हुआ कि आरिका उसे अब नहीं मारेगी, तो उसने आरिका के हाथ को छोड़ दिया और अपने एक हाथ आरिका की कमर पर रखकर उसे खुद से लगाते हुए कहा, जाना चाहती हो तो छोड़ आऊंगा, लेकिन जाने से पहले एक बार प्लीज सुन लो कि मैंने निहारिका का केस क्यों छोड़ा। आरिका ने खुद को कंट्रोल कर लिया और बोली, मुझे नहीं सुनना। हमारे बीच जितना झगड़ा होना था, जितना आर्गुमेंट होना था, हो चुका। अब एक दूसरे को सफाई देने का कोई मतलब नहीं है। मुझे जानना ही नहीं है कि तुमने निहारिका का केस क्यों छोड़ा। अक्षित ने कहा, प्लीज तुम्हें जो सजा देनी है दे दो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन एक बार सुन लो कि मैंने निहारिका के केस क्यों छोड़ा। मेरे पास सेकंड ऑप्शन नहीं था। अगर मैं निहारिका का केस नहीं छोड़ता तो अपनी सालू को हमेशा हमेशा के लिए खो देता। अक्षित ने कहना शुरू किया, पहले मैंने लॉ खत्म ही की थी। मैं छोटे मोटे केस लड़ता था, वह भी राघव देसाई के अंडर। मेरी कोई पहचान नहीं थी, सब मुझे राघव देसाई का असिस्टेंट कहकर ही बुलाते थे। उस टाइम मैं नहीं जानता था कि तुम नीरव सिन्हा की बेटी हो। मुझे नहीं पता था कि तुम और निहारिका बहन हो। मुझे नहीं पता था कि तुम और रुद्र ट्विंस हो। नीरव सिन्हा से भी कभी नहीं मिला था। तभी निहारिका हमारे ऑफिस आई, राघव देसाई से मिलने। फ्लैशबैक। निहारिका ने कुर्ती लहंगी पहनी हुई थी, ऊपर से दुपट्टे को अच्छे से कवर किया हुआ था। निहारिका राघव देसाई के सामने बैठी थी। निहारिका के चेहरे पर बहुत सारी चोट के निशान थे। निहारिका ने राघव देसाई को एक फाइल देते हुए कहा, सर प्लीज आप मेरा केस ले लीजिए। मुझे करण खन्ना के अपोजिट लॉयर चाहिए। करण खन्ना ने मेरे साथ ज्यादती की है। राघव देसाई ने निहारिका की फाइल पकड़कर पलटते हुए कहा, मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सकता। मैं क्या, कोई भी तुम्हारा केस नहीं लड़ेगा, क्योंकि करण खन्ना के अपोजिट केस लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। निहारिका ने लगभग रोते हुए कहा, क्यों नहीं ले सकते मेरा केस? क्या गुनहगार को उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? राघव ने कहा, देखिए मिस निहारिका, मैं आपका केस नहीं ले सकता। अब आप जा सकती हैं। निहारिका ने नम आंखों से अपनी फाइल उठाई और बाहर जाने लगी। निहारिका ने जैसे ही केबिन का गेट खोला, वह अक्षित से टकरा गई और उसकी फाइल नीचे गिर गई। अक्षित ने उसके सारे पेपर समेटकर निहारिका को देते हुए कहा, सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था। निहारिका बिना कोई जवाब दिए उदास मन से राघव के ऑफिस से चली गई। निहारिका अपना केस लेकर दर दर भटकती रही, लेकिन किसी भी लॉयर ने उसका केस नहीं लिया। सबका एक ही कहना था कि खन्ना परिवार से टकराना उनके बस की बात नहीं है। निहारिका उदास मन से सड़क पर चली जा रही थी। कहाँ जा रही थी उसे भी नहीं पता। शाम से रात हो गई पर निहारिका चलती ही रही। चलते चलते निहारिका को उस करण खन्ना ने उसके साथ जानवर की तरह ट्रीट किया था, वैसा याद आने लगा। निहारिका चलते हुए ट्रक के सामने आ गई। ट्रक उसे टक्कर मारता उससे पहले ही अक्षित ने उसकी बाजू पकड़कर सड़क के किनारे खींच लिया। अक्षित ने चिल्लाते हुए कहा, अंधी हो, दिखाई नहीं देता? अभी एक्सीडेंट हो जाता। अक्षित ने महसूस किया कि यह वही लड़की है जो ऑफिस आई थी। अक्षित ने कहा, आप आज हमारे ऑफिस आई थी? निहारिका अपने होश में नहीं थी। उसके हाथ में अभी उसकी फाइल थी और वह खुद को जैसे तैसे संभाल रही थी। निहारिका ने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। ट्रक पर मेरा ध्यान नहीं गया, सॉरी। अक्षित समझ गया कि निहारिका अपने होश में नहीं है। अक्षित ने निहारिका को एक सड़क के किनारे बनी बेंच पर बिठाया और अपनी गाड़ी से पानी की बोतल लेकर आया। अक्षित ने निहारिका को पानी पिलाया और पूछा, आप चाहें तो मुझे बता सकती हैं आप क्यों परेशान हैं? शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं। अक्षित की आवाज में इतना अपनापन था कि निहारिका ना चाहते हुए भी फूट फूट कर रोने लगी। अक्षित जैसे तैसे निहारिका को संभाल रहा था। अक्षित ने कहा, देखिए अगर आप ऐसे ही रोएंगी तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। आप प्लीज शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए और मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है। निहारिका ने थोड़ी देर बाद खुद को संभाला और पानी पिया। निहारिका ने कहा, मेरा नाम निहारिका है। मैं अमेरिका से इंडिया आई थी अपने बॉयफ्रेंड ईशान देसाई के कहने पर। ईशान देसाई ने मुझे झूठ बोलकर बुलाया था कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। मेरी फैमिली ईशान देसाई से शादी करने के खिलाफ थी। मैंने अपनी फैमिली की बात नहीं सुनी
और बिना सोचे समझे आ गई। लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे धोखे से करण खन्ना के पास भेज दिया और करण खन्ना ने मुझ पर जरा भी तरस नहीं खाया और मुझे जानवरों की तरह नोच दिया। अब मेरा केस कोई नहीं लड़ना चाहता। किसी भी लॉयर में हिम्मत नहीं है कि वह खन्ना परिवार के खिलाफ आवाज उठा सके। अब मुझे इंसाफ कहीं नहीं मिलेगा। मैं दर दर भटकती रहूंगी। पिछले 4 दिन से मैं मुंबई का एक भी लॉयर नहीं छोड़ा, लेकिन हर जगह से मुझे निराशा ही हाथ लगी। अक्षित ने कहा, अब राघव देसाई के ऑफिस भी केस लेकर आई थी। न्यारका ने अपने आंसू पोंछे और हाँ में गर्दन हिला दी। अक्षित ने मनी मन सोचा, कोई भी लॉयर निहारिका का केस नहीं लेना चाहता, क्योंकि सबकी फैमिली है और सबको खन्ना परिवार से डर लगता है। लेकिन मेरी तो कोई फैमिली नहीं है, क्या मैं इस लड़की का केस ले लूं? अक्षित काफी डेयरिंग लड़का था। हाल ही में उसने लॉ खत्म की थी और गर्म खून था, जोश भी था। अक्षित ने ज्यादा नहीं सोचा और निहारिका के केस हैंडल करने लगा। फ्लैशबैक एंड। हारिका बेड पर बैठी थी और अक्षित खड़े होकर दीवार से टेक लगाकर यह सब बता रहा था। जब भी निहारिका का जिक्र होता था, अक्षित को दुख होता था, क्योंकि निहारिका ने अक्षित के सामने ही दम तोड़ा था। अक्षित की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, मैंने बिना सोचे समझे निहारिका का केस ले लिया। केस भी लड़ने लगा, लेकिन पहली हियरिंग के बाद ही मुझे धमकियां मिलने लगी, मुझ पर अटैक होने लगे। मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैंने सोच लिया था कि मैं निहारिका को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। फिर एक दिन सालू स्कूल से घर आ रही थी, तो उन्होंने सालू को किडनैप कर लिया। एआर इंडस्ट्री। रुद्र और सालू एआर इंडस्ट्री पहुंच चुके थे। रुद्र को स्कूटी पर आता देखकर एक एम्प्लॉय हैरान था। कुछ फीमेल एम्प्लॉय सालू से जल रही थी और कुछ फीमेल एम्प्लॉय रुद्र का यह रूप देखकर इम्प्रेस हो रही थी। सालू स्कूटी पार्किंग में ले आई, फिर रुद्र से बोली, अब उतरो और जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा लो। मैं स्कूटी पार करके आती हूँ। रुद्र ने सालू को पीछे से गले लगा लिया और अपनी चिन उसके कंधे पर रखकर कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। सालू ने अपने दांत पीसते हुए कहा, रुद्र क्या बचपना है यह? सर में चोट आई है तुम्हारे? भगवान न करे ज्यादा चोट आई हो। रुद्र ने अभी सालू को नहीं छोड़ा। रुद्र ने कहा, जब तक तुम नहीं मान जाओगी मैं भी नहीं उतरने वाला। तुम्हारे हाथ में भी चोट लगी है, तुम भी इस पर बैंडेज करवा लेना। सालू ने गुस्से में कहा, देखो रुद्र, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। चुपचाप उतरो और मेरे हाथ में ज्यादा चोट नहीं है, हल्का सा खून ही निकल रहा है। तुम्हारे सर में चोट है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट करवा लो, वरना बिजनेसमैन से पागल बन जाओगे। रुद्र ने फिर कहा, देखो सालू, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, या तो मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। फिर मत कहना कि मैंने पूरे ऑफिस के सामने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। सालू ने गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या खाकर पैदा हुए थे? तुम इतने जिद्दी क्यों हो? देखो रुद्र, मैं सच में बोल रही हूँ, ज्यादा परेशान करोगे तो मैं रिजाइन कर दूंगी। रुद्र ने अभी सालू को नहीं छोड़ा और मुस्कुराकर कहा, जॉब छोड़ने के लिए तैयार हो, लेकिन मेरे साथ ऑफिस के अंदर नहीं चल सकती। चलो ना सालू, साथ में चलते हैं। फाइनली सालू ने अपना पैर पटकते हुए रुद्र से कहा, मेरे साथ ही मरोगे। रुद्र सालू दोनों ऑफिस के अंदर आ गए। रुद्र और सालू लिफ्ट में थे। रुद्र धीरे धीरे सालू के बिल्कुल करीब आ गया। सालू रुद्र की एक साइड से निकलने लगी, तो रुद्र ने अपना हाथ लिफ्ट की दीवार पर रख दिया। सालू दूसरी साइड से निकलने लगी, तो रुद्र ने अपना दूसरा हाथ लिफ्ट की दीवार पर रख दिया। सालू रुद्र के ऐसे करने से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन रुद्र के चेहरे की मुस्कान जा ही नहीं रही थी। रुद्र की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी। अब उसे सालू पर प्यार आ रहा था। यह कह सकते हैं कि उसे अपने किए हुए पर पछतावा हो रहा था। रुद्र धीरे धीरे सालू के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। रुद्र के ऐसा करने से सालू के गाल लाल हो गए। सालू ने मन ही मन खुद से कहा, लगता है रुद्र के सर पर चोट ज्यादा आई है, इसलिए इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। रुद्र तो बस सालू को ही देखे जा रहा था। रुद्र ने ना जाने कितनी बार सालू को देखा था, लेकिन आज बात अलग थी। आज उसे सालू बहुत इनोसेंट, प्यारी, खूबसूरत लग रही थी। रुद्र के ऐसा करने से सालू को घबराहट हो रही थी, तो उसने रुद्र के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, रुद्र, 10 बार के कह चुकी हूँ कि दूर से बात किया करो। सालू के धक्का देने से रुद्र 2 कदम पीछे हट गया। रुद्र कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही लिफ्ट का गेट खुल गया। लिफ्ट से जाते हुए रुद्र ने कहा, बिना किसी ड्रामा के मेरे केबिन में आ जाना।
मैंने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया है, 5 मिनट में आते ही होंगे। सालू गुस्से में पैर पटकते हुए लिफ्ट से निकली और खुद से गुस्से में बोली, रुद्र का बच्चा अपने आप को समझता क्या है? जब देखो तो मुझ पर हुक्म चलाता रहता है। कुछ ही पलों में रुद्र अपने केबिन में बैठा था और एक डॉक्टर रुद्र के सिर की चोट पर बैंडेज कर रहा था। सालू डॉक्टर के पास ही खड़ी थी। सालू ऐसे मुंह बना रही थी जैसे रुद्र की जगह उसे ही चोट लगी हो और उसे ही दर्द हो रहा हो। रुद्र को दर्द हो रहा था, लेकिन सालू का चेहरा देखकर वह अपना दर्द भूल गया। बैंडेज करने के बाद डॉक्टर ने कहा, मिस्टर रुद्र, आपको एक इंजेक्शन देना है। रुद्र को इंजेक्शन से डर लगता था। रुद्र ने कहा, डॉक्टर टेबलेट दे दीजिए, मैं खा लूंगा, लेकिन मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। रुद्र का ऐसा बिहेवियर देखकर सालू को हंसी भी आ रही थी और हैरानी भी हो रही थी। उसने कहा, बोलते हुए तो डर नहीं लगता, जुबान तो आपकी कैंची जैसी चलती है, उल्टे सीधे काम करते हुए भी डर नहीं लगता। रुद्र ने सालू को गुस्से से देखकर बोला, ग्रीन चिली, तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता इंजेक्शन लगने से कितना दर्द होता है। डॉक्टर फिर बोला, मिस्टर रुद्र, इंजेक्शन तो आपको लगाना ही पड़ेगा, वरना आपकी चोट ठीक नहीं होगी और सेप्टिक होने का भी डर है। रुद्र ने कहा, समझने की कोशिश कीजिए डॉक्टर, आप मुझे टेबलेट दे दीजिए। आप मुझे चाहे जितनी भी टेबलेट दे दीजिए, मैं खा लूंगा, लेकिन इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। डॉक्टर सालू की तरफ देखकर बोले, आप मना लीजिए, इंजेक्शन लगाना जरूरी है। सालू ने कहा, डॉक्टर आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मैं मना लेती हूँ। डॉक्टर सालू के कहने से बाहर चला गया। सालू ने गुस्से में रुद्र को पॉइंट करके कहा, क्या बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो? इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा। रुद्र ने कहा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे बचपन से इंजेक्शन से डर लगता है। तुम डॉक्टर से कह दो, वह मुझे टेबलेट दे देगा, मैं टेबलेट खा लूंगा, लेकिन इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। सालू को रुद्र की बात पर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में कहा, मुझे समझ नहीं आता, इतना बड़ा बिजनेस संभालते कैसे हो? एक इंजेक्शन तो लगवाया नहीं जा रहा है। एक नंबर के डरपोक हो तुम। डरपोक डरपोक। इंजेक्शन से डर गए। रुद्र ने अगले ही पल सालू की कमर पर हाथ रखकर उसे खुद से लगाते हुए कहा, तुम चाहती हो मैं इंजेक्शन लगवा लूं? सालू रुद्र की बाहों में फिर से अनकंफर्टेबल हो गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, हाँ चाहती हूँ, तुम इंजेक्शन लगवा लो ताकि तुम्हारा पेन कम हो जाए। रुद्र ने सालू के बालों को पीछे करते हुए कहा, अगर मैं इंजेक्शन लगवा लूं तो मुझे क्या मिलेगा? यह सुनते ही सालू की आंखें बड़ी हो गईं। सालू ने रुद्र को खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन रुद्र ने सालू पर अपनी पकड़ मजबूत बना रखी थी। सालू समझ गई कि रुद्र उसे छोड़ने के मूड में नहीं है। सालू ने अपनी हार मान ली। सालू ने गुस्से में कहा, मैं कुछ नहीं देने वाली। इंजेक्शन लगवाना है तो लगवाओ, नहीं लगवाना है तो मत लगवाओ, तुम्हारा ही नुकसान है। रुद्र ने कहा, अच्छा तो तुम चाहती हो मैं मर जाऊं? हाँ चाहोगी, क्यों नहीं। मैंने तुम्हें इतना बड़ा धोखा जो दिया है, तुम तो चाहती नहीं थी कि मैं जिंदा रहूं। सही कह रही हो ना तुम कि मेरा ही नुकसान है? तो मैं इस नुकसान को सहने के लिए तैयार हूँ। मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। इतना कहकर रुद्र ने सालू को छोड़ दिया। ऐसा बोलने से सालू को कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ हो रही थी। रुद्र ने उसके साथ चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन सालू ने तो रुद्र से सच्चा प्यार किया था। रुद्र का ऐसा बोलना सालू के दिल में चुभ रहा था। सालू ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया, फिर कहा, देखो रुद्र, बात समझने की कोशिश करो। इंजेक्शन लगाने से तुम्हारा ही फायदा है। रुद्र ने कहा, तुम यहाँ से चली जाओ और जाते जाते डॉक्टर को भी वापस भेज देना। मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। फाइनली सालू ने अपने पैर पटकते हुए कहा, क्या चाहिए तुम्हें? रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रुद्र ने कहा, चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन फिलहाल तुम एक किस दे दो तो काम चल जाएगा। सालू ने फिर से गुस्से में कहा, मैं नहीं करने वाली। रुद्र ने कहा, ठीक है, तो फिर जाओ और जाते जाते डॉक्टर को भी भेज देना। सालू ने चिढ़ते हुए कहा, क्या मुसीबत है? अच्छा ठीक है, कल पर करूंगी। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, वह मैं डिसाइड करूंगा। अब जाओ और डॉक्टर को लेकर आओ। सालू गुस्से में केबिन से बाहर आ गई और डॉक्टर से बोली, आ जाइए, रुद्र तैयार है। सालू जब डॉक्टर को लेकर अंदर आई तो रुद्र अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। सालू ने रुद्र को देखा तो देखती ही रह गई। रुद्र का चौड़ा सीना, उसके एब्स, उसकी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, जिसे देखकर कोई भी लड़की पागल हो जाए। सालू का भी यही हाल था।
रुद्र जैसे जैसे अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, सालू अपना सलाइवा गटक रही थी। एक पल के लिए सालू का मन हुआ कि वह रुद्र के सीने में छुप जाए, लेकिन अगले ही पल उसे रुद्र का धोखा याद आ गया और उसने अपने ख्याल झटक दिए। रुद्र ने अपनी शर्ट के 3 बटन खोल लिए थे कि तभी डॉक्टर ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सिन्हा? रुद्र ने हैरानी से डॉक्टर को देखा और बोला, आप बाजू पर इंजेक्शन लगाएंगे ना, तो उसके लिए शर्ट निकालनी पड़ेगी। डॉक्टर ने कहा, नहीं मिस्टर रुद्र, इंजेक्शन बाजू पर नहीं, हिप पर लगेगा। डॉक्टर के मुंह से यह सुनते ही सालू की हंसी छूट गई। सालू खुलकर हंसना चाहती थी, लेकिन वह डॉक्टर के सामने रुद्र को ऑकवर्ड फील नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। सालू को देखकर रुद्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। सालू अपनी कोशिश में नाकाम हो रही थी, इसलिए वह रुद्र की साइड से पलट गई, लेकिन फिर भी उसकी हंसी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। रुद्र ने डॉक्टर की परवाह नहीं की और सालू को देखकर बोला, सालू तुम हंस सकती हो, क्योंकि मुझे खुद इस बात पर बहुत हंसी आ रही है। यह सुनते ही सालू और रुद्र तेज हंसने लगे। डॉक्टर उन दोनों को देख रहा था और मन ही मन कह रहा था, ये दोनों पागल तो नहीं है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? हर इंजेक्शन बाजू पर ही नहीं लगता है। खैर छोड़ो, इन्हें क्या पता। इन्हें देखकर तो लगता भी नहीं है कि इन्होंने बायोलॉजी की बुक्स देखी भी होगी। थोड़ी देर अपने ख्यालों में रहने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। डॉक्टर ने कहा, अगर आप दोनों का हंसना हो गया हो तो मैं इंजेक्शन लगा दूं? रुद्र और सालू दोनों ने अपनी हंसी कंट्रोल की और एक साथ कहा, लगा दीजिए। डॉक्टर ने सालू की तरफ देखकर कहा, प्लीज आप बाहर चले जाइए, मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ। सालू जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ी, रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने कहा, इंजेक्शन इन्हीं के सामने लगा दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सालू ने रुद्र को घूर कर देखा, जैसे कह रही हो, मुझे प्रॉब्लम है, मैं जा रही हूँ। सालू अपना हाथ रुद्र के हाथ से छुड़ाना चाहती थी, लेकिन रुद्र ने सालू का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, आप सोफे पर उल्टे लेट जाइए। अक्षित खिड़की के पास खड़ा था और हारिका बेड पर बैठी हुई थी। अक्षित ने कहा, सालू के किडनैप के बाद हम सब डर गए थे, मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। ये बात निहारिका से भी नहीं छुपी थी। निहारिका भी इस बात को लेकर बहुत परेशान थी। अथर्व उन दिनों इंडिया में नहीं था, इसलिए उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। अथर्व का दिल नाजुक है, इसलिए किसी ने उसे बताया भी नहीं। फ्लैशबैक। ठाकुर निवास। शांति सोफे पर बैठी रो रही थी। जयदेव उसे संभाल रहे थे। शांति खड़ी हुई उसने अक्षित के गाल पर एक चांटा मारकर कहा, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से वह लोग मेरी बच्ची को ले गए। मेरी बच्ची को मार देंगे। मेरी छोटी सी सालू तुम्हारी वजह से उन जानवरों के बीच में फंस गई। जयदेव ने शांति को संभालते हुए कहा, शांति बस करो, अक्षित भी सालू को लेकर परेशान है, उसे ब्लेम करना बंद कर दो, शांत हो जाओ। शांति ने जयदेव का हाथ झटका और अक्षित का कॉलर पकड़कर कहा, मुझे मेरी बच्ची लाकर दो, सही सलामत लाकर दो। याद रखना अक्षित, अगर मेरी सालू को कुछ भी हुआ तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। मैं तुम्हें अपने अथर्व से बढ़कर प्यार किया है। जब तुम्हारे नाना जी तुम्हें इस घर में रखना नहीं चाहते थे, तब मैंने उनके सामने तुम्हारे लिए आवाज उठाई थी। समझ लो मैंने तुम पर एहसान किया है, तो उस एहसान को चुका दो और मेरी सालू मुझे लाकर दो। इतना कहकर शांति अक्षित के पैरों में बैठ गई और गिड़गिड़ाने लगी, अक्षित मेरी सालू को वापस लाकर दे दो। तभी अक्षित का फोन वाइब्रेट हुआ। अक्षित ने फोन रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, तुम एक लॉयर हो, एक इंटेलिजेंट लॉयर, तुम्हें कुछ भी समझाना बेवकूफ़ी होगी। अगर तुम सालू को जिंदा देखना चाहते हो तो निहारिका का केस छोड़ दो। इतना कहकर फोन कट गया। अक्षित कुछ सोच पाता उससे पहले ही उनका फोन फिर वाइब्रेट हुआ। अक्षित ने फोन रिसीव किया तो राघव देसाई का था। राघव देसाई ने एटीट्यूड के साथ कहा, अक्षित तुम्हारा दिमाग खराब है। अगर वह केस मैंने नहीं लिया तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि वह केस लेने लायक ही नहीं है। खन्ना परिवार से टकराने की हिम्मत शहर के किसी भी लॉयर में नहीं है और तुम उस परिवार से टकराने चले हो। मेरी बात मानो तो निहारिका का केस छोड़ दो, वरना वह सालू के साथ क्या करेंगे मुझे खुद भी नहीं पता। अक्षित कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। अक्षित की चुप्पी को देखकर राघव देसाई ने फिर कहा, चलो मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगता हूँ। गुरु दक्षिणा में ही तुम वह केस छोड़ दो। समझने की कोशिश करो अक्षित, ये केस तुम्हारे जैसे लॉयर के लिए नहीं है। अक्षित ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन कट कर दिया।
निहारिका भी वहीं बैठी थी। निहारिका अक्षित के पास आई और बोली, अक्षित केस छोड़ दो। अगर किसी छोटी सी बच्ची की जान गंवाकर मुझे इंसाफ मिलेगा तो मुझे ऐसा इंसाफ नहीं चाहिए। अक्षित, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो और सालू के बारे में सोचो। उस बच्ची को बचा लो। लेट्स बैक एंड। अक्षित ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैंने केस छोड़ दिया और 2 दिन बाद वह लोग सालू को ठाकुर निवास के गार्डन में फेंक कर चले गए। सालू के हाथ पैर पर कट के निशान थे। उसे शायद ब्लेड या चाकू से धीरे धीरे काटा गया था। सालू के कपड़े भी हाथ पैर से फटे हुए थे। सालू अपने होश में नहीं थी। मैंने जैसे उसे गार्डन में देखा, उसके पास गया और उसे गोद में उठाकर अंदर ले गया। डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने चेक करते हुए कहा, कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन उन लोगों ने 2 दिनों तक सालू को मेंटली टॉर्चर किया, और ऐसा टॉर्चर जिसे सालू ने आज तक किसी को नहीं बताया। मुझे खुद नहीं पता कि उन्होंने सालू को क्या क्या बोला है। उन गंदे शब्दों की कोई लिमिट नहीं है जो उन्होंने सालू के सामने कहे हैं। सालू को संभलने में 1 महीना लग गया। धीरे धीरे वह ठीक होने लगी, हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। निहारिका को मैंने समझा बुझाकर अमेरिका जाने के लिए तैयार कर लिया। अक्षित ने आगे कहा, सालू जब 1 महीने बाद ठीक हो गई तो मेरे पास फिर से एक कॉल आया। फ्लैशबैक। अक्षित ने राघव का ऑफिस छोड़ दिया था। अक्षित अपने लिए जॉब ढूंढ रहा था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अक्षित ने फोन पे किया तो सामने से आवाज आई, मिस्टर अक्षित, तुमने निहारिका का केस तो छोड़ दिया है, लेकिन करण खन्ना अभी तक इस केस से रिहा नहीं हुआ है। अपनी सालू से बहुत झूठी गवाही दे, जिससे करण खन्ना बाइज्जत भरी हो जाए। फोन पर उस आदमी की आवाज सुनकर अक्षित को गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। अक्षित ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग चाहते क्या हो? तुमने कहा था कि मैं निहारिका का केस छोड़ दूं, तो मैंने छोड़ दिया। अब मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो। आदमी ने मुस्कुराकर कहा, हमें सालू को दोबारा किडनैप करने में वक्त नहीं लगेगा। इस बार तो हमने सालू को सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ दिया, लेकिन अगली बार उसका भी वही हाल करेंगे जो करण खन्ना ने निहारिका का किया है। इसलिए चुपचाप बिना चिल्लाए सालू से झूठी गवाही दिलवा दो, वरना सालू के लिए ठीक नहीं होगा। अक्षित ने फोन को गुस्से में फर्श पर फेंक दिया। शांति ये सब देख रही थी। शांति अक्षित के पास आई और उसे संभालती हुई बोली, अक्षित, जब हमने इतना कुछ सह लिया है तो इससे आगे भी सह लेंगे। सालू झूठी गवाही दे देगी, कम से कम इस प्रॉब्लम से हम लोग बच तो जाएंगे। अक्षित ने बेबस होकर कहा, मामी, सालू छोटी है, उसे कुछ भी नहीं पता, कैसे देगी वह गवाही? शांति ने कहा, वह तो मुझ पर छोड़ दो, मैं सालू को समझा दूंगी। फ्लैशबैक एंड। अक्षित ने एक गहरी सांस लेकर कहा, कुछ दिनों बाद करण के केस की हियरिंग थी। सालू ने वहां झूठी गवाही दी कि जिस रात निहारिका के साथ जाती हुई, उस रात वो करण खन्ना के साथ थी। सालू को यह सब बोलते हुए कितनी हिम्मत दिखानी पड़ रही थी, मैं जानता हूँ। एक लड़की को जिसे इन सब के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, वह इतनी बड़ी बात पूरे कोर्ट के सामने बोलकर आई। करण खन्ना सालू को गंदी निगाहों से देख रहा था। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं और मामी अपनी सालू को लेकर ठाकुर निवास आ गए। घर जाकर सालू बहुत रोई। अगले पल अक्षित ने गुस्से में कहा, मेरी बहन सालू ने तुम्हारी बहन निहारिका की वजह से बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ। उसके बाद रुद्र ने उसे धोखा दिया। अक्षित ने निहारिका की दोनों बाजू पकड़ी और उसे झंझोर कर कहा, अब बताओ आरिका, मेरी सालू की क्या गलती थी? उसने तो उस दिन से लेकर आज तक सहा है, कभी उस किडनैपर की बातें, कभी करण की गंदी नजरें, और कभी तुम्हारे भाई का धोखा। तुमने मुझे पनिशमेंट दी बिना बात। तुम बताओ, मैंने निहारिका का केस लेकर क्या गलत किया, और निहारिका का केस छोड़कर भी क्या गलत किया? क्या मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी फैमिली के लिए नहीं है? बताओ आरिका, मेरी सालू को किस बात की पनिशमेंट दी? बताओ रुद्र ने सालू के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों उसे झूठे सपने दिखाए? अक्षित की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अक्षित ने आगे कहा, आरिका, रुद्र सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि वह तुम्हारा भाई है। अक्षित कसम खाता है अपनी सालू की, अगर रुद्र के अलावा कोई और होता तो अब तक उसे जान से मार चुका होता। अभी तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, रोक लो रुद्र को, वरना मुझे खुद नहीं पता मैं गुस्से में उसके साथ क्या कर दूंगा। आरका के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि अक्षित कह तो सही रहा था कि अगर वह निहारिका का केस नहीं लेता तो सालू के साथ इतना कुछ नहीं होता। अक्षित ने गुस्से में आरिका को छोड़ा और अपने बाथरूम में चला गया, क्योंकि इस वक्त अक्षित की आंखों में आंसू थे और आरिका के सामने आंसू बहाना नहीं चाहता था। तभी आरिका का फोन वाइब्रेट हुआ
और उसने एक मैसेज पढ़ा। मैसेज पढ़कर वह परेशान हो गई और वह अक्षित के विला से चली गई। अक्षित जब बाहर आया और उसने आरिका को नहीं देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। अक्षित ने पास पड़े हुए फ्लावर पॉट को उठाकर जमीन पर फेंक कर कहा, आरिका तुम समझती क्यों नहीं हो? मैंने जो किया मजबूरी में किया। बिना बताए तुम चली गई। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं जितना तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम मुझसे उतना ही दूर होती हो। इस बार तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। मैं तुम्हें खुद से दूर जाने ही नहीं दूंगा। इतना कहकर अक्षित ने अपना फोन लिया और सेरा को फोन कॉल किया। दूसरी तरफ आरिका कैब में बैठी थी और बार बार अपना फोन देख रही थी। आरिका के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि इस वक्त वह कितनी टेंशन में है। तभी आरिका का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। आरिका ने फोन पर कहा, मैं आ रही हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी, तब तक संभाल लो। AR इंडस्ट्री। रुद्र उल्टा लेटा हुआ था। डॉक्टर ने उसके इंजेक्शन लगाने के लिए सिरिंज भरी। सालू रुद्र के पास ही खड़ी थी, लेकिन उसकी हिम्मत डॉक्टर को देखने की नहीं थी। सालू ने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही रुद्र को इंजेक्शन लगा उसने सालू का हाथ कसकर पकड़ लिया। डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर केबिन से चले गए। सालू भी जैसे ही जाने को पलटी, रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और सालू रुद्र के सीने से जा लगी। सालू के दिमाग में रुद्र की बात घूमने लगी। अगर मैं इंजेक्शन लगवा लूं तो मुझे क्या मिलेगा? सालू को जिस बात का डर था वही हुआ। सालू जैसे तैसे रुद्र के पास से जाना चाहती थी, लेकिन रुद्र को तो एक मौका मिल गया सालू के करीब आने का, और वह यह मौका गंवाना नहीं चाहता था। रुद्र ने सालू के गालों पर अपना हाथ रखकर उसे हल्का सा रब करते हुए कहा, कहाँ चली मेरी ग्रीन चिली? अभी तो प्रॉमिस किए हुए कुछ मिनट ही हुए हैं और तुम भूल भी गई कि तुम्हें मुझे किस करना है। सालू ने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, देखो रुद्र, इंजेक्शन लगवाना जरूरी था, इसलिए मैंने ऐसे ही बोल दिया था। मैं तुम्हें किस करने वाली नहीं हूँ। अब छोड़ो मुझे। रुद्र ने सालू की दोनों बाजू पकड़े और उसे दीवार से लगाकर कहा, अगर ऐसे ही बोल दिया था तो ऐसे ही किस कर दो। सालू ने गुस्से में कहा, रुद्र छोड़ो मुझे। क्या बचपना है ये? तुम बच्चे हो जो इंजेक्शन से डरते हो। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें कोई किस नहीं करने वाली। रुद्र ने कहा, मैं जानता हूँ मेरी ग्रीन चिली बहुत शर्माती है, इसलिए मैं खुद ही कर लेता हूँ। इतना कहकर रुद्र ने अपने होठों को सालू के होठों पर रख दिया और किस करने लगा। कुछ देर बाद रुद्र ने सालू को छोड़ दिया। रुद्र को हल्का सा धक्का देते हुए सालू ने कहा, हमेशा अपनी मनमानी करते हो। हमेशा तुम मुझे ऐसे ही ट्रीट करते हो जैसे मेरे अंदर कोई जान ही नहीं है, मेरी कोई फीलिंग्स ही नहीं है। रुद्र, तुम्हारा करीब आना मुझे चुभता है। तुम मुझे छूते हो तो मुझे खुद से घिन आती है। तुम पास होते हो तो मुझे वह धोखा याद आता है जो तुमने मुझे दिया था। सालू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, रुद्र, अब क्या दोबारा मुझे हर्ट करने का इरादा है? क्यों करते हो ऐसा? अगर तुम्हें दुख हो रहा है कि तुम्हारे धोखे के बाद भी अभी तक जिंदा हूँ तो एक बार जहर दे दो, मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे रोज टॉर्चर नहीं सह सकती। इतना कहकर सालू रोते हुए रुद्र के केबिन से चली गई। रुद्र तो बस हैरानी से सालू को जाते हुए देख रहा था। रुद्र समझ सकता था कि उसने सालू के दिल पर कितनी गहरी चोट की है, जिसे वह चाह कर भी भुला नहीं पाएगी। रुद्र अपने केबिन की चेयर पर बैठ गया। रुद्र ने सालू के साथ जो किया था वह एक एक करके फिल्म की तरह उसके सामने चल रहा था। धीरे धीरे रुद्र का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। रुद्र खड़ा हुआ और उसने पेपर वेट उठाकर गुस्से में विंडो पर दे मारा। विंडो का कांच टूटकर बिखर गया। आज पूरा दिन रुद्र ने सालू को नहीं देखा। शाम हो गई थी। रुद्र ने कई बार सालू को बुलाया था, लेकिन सालू एक बार भी रुद्र के केबिन में नहीं आई। रुद्र की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रुद्र ने अपने मैनेजर अरुण को बुलाया और पूछा, सालू को कितनी बार बुला चुका हूँ मैं, आ क्यों नहीं रही है? अरुण ने कहा, सर वह तो 2 घंटे पहले ही घर चली गई। रुद्र को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल कर लिया। तभी रुद्र के पास एक कॉल आया। रुद्र ने कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, सर वह किडनैपर मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। रुद्र ने कहा, मैं 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ। ये तो क्या, इसका पूरा खानदान मुंह खोलेगा? इसे मारते रहो, लेकिन इतना ही मारना कि मैं इससे कुछ पूछूं तो इसकी जुबान लड़खड़ाए नहीं। एक एक करके यह सब कुछ बता देगा, उसके बाद में इसके शरीर से जान खींच लूंगा। रुद्र ने फोन काट दिया और ऑफिस से निकल गया। रुद्र कुछ ही पलों में अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रुद्र इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसे खुद नहीं पता था कि वो किडनैपर के साथ क्या करेगा।
लेकिन यह तो तय था कि आज किडनैपर का आखिरी दिन था। शालू रुद्र को जब से सुनाकर गई थी तब से रुद्र को गुस्सा आ रहा था। वह सारा गुस्सा किडनैपर पर ही निकलने वाला था। रुद्र अपने ब्लैक हाउस पहुंच गया था। रुद्र ब्लैक हाउस के हॉल में एक हॉकी रखी दिखाई दी। रुद्र ने हॉकी उठाई और अंदर चल दिया। अंदर एक कमरे में किडनैपर बंधा हुआ था और रुद्र के कुछ बॉडीगार्ड उसके पास खड़े थे। रुद्र ने सीधा जाकर एक हॉकी उस किडनैपर के सर पर मार दी। रुद्र रुका नहीं। रुद्र ने एक के बाद एक करके कितनी बार उसके सिर पर हॉकी से मार दिया। रुद्र के बॉडीगार्ड को लगा कि रुद्र किडनैपर की जान ले लेगा, तो एक बॉडीगार्ड ने आकर रुद्र को पकड़कर कहा, सर छोड़ दीजिए, अगर आप इसे मार देंगे तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि इसने सालू मैम के साथ क्या किया, जिसकी वजह से उन्हें पैनिक अटैक आता है। रुद्र को भी कहीं ना कहीं अपने बॉडीगार्ड की बात ठीक लगी और उसने भी गुस्से में हॉकी छोड़ दी। रुद्र ने एक नज़र किडनैपर को देखा, जिसके चेहरे पर खून ही खून था। रुद्र ने सुलगती हुई आंखों से किडनैपर से कहा, मुझे बताओ तुमने सालू के साथ क्या किया, वरना तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। वह किडनैपर कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था और रुद्र ने फिर से उसे घूर कर देखा और उसके पैर पर एक हॉकी मार दी, जिससे किडनैपर की चीख निकल गई। रुद्र ने कहा, मैं ना तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा और ना ही मरने दूंगा, लेकिन अगर तू शांति से मरना चाहता है तो मुझे बता दे तूने सालू का किडनैप करके क्या किया था, वरना मैं तेरे साथ पता नहीं क्या करूंगा। किडनैपर ने अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहा, कौन सालू, मैं किसी सालू को नहीं जानता। रुद्र ने हॉकी उसके घुटने पर मार दिया, जिससे उसकी चीख निकल गई। रुद्र ने कहा, लो रक्षित की बहन सालू, क्या किया था उसके साथ, तुमने 2 दिन तक उसे किडनैप करके क्यों रखा। किडनैपर ने कहा, यह तो 5 साल पुरानी बात है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। रुद्र ने उसके पंजों पर हॉकी को मारते हुए कहा, याद नहीं है तो याद करो, वरना सोच लो मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा, इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम्हें अपने सारे क्राइम धीरे धीरे खुद ही याद आ जाएंगे। रुद्र के ऐसा करने से किडनैपर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन किसी को किडनैपर पर तरस नहीं आ रहा था, क्योंकि किडनैपर ने ना जाने ऐसी कितनी लड़कियों को किडनैप किया था और उन्हें मेंटली टॉर्चर किया था। किडनैपर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे छोड़ो, मैं बताता हूँ कि हमने रंगा के कहने पर सालू को किडनैप किया था। हमें पता, मतलब तुम्हारे साथ कोई और भी है। किडनैपर ने हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र ने अपने एक बॉडीगार्ड को देखकर कहा, इसके दूसरे साथी को भी ढूंढो, कल तक वह भी चाहिए। रुद्र ने किडनैपर के बाल पकड़कर उसे उठाया और उससे कहा, चुप रहने के लिए नहीं कहा है, जब तक सालू के साथ तुम लोगों ने क्या किया है नहीं बता देते, तब तक मैं तुम्हें ना जीने दूंगा और ना ही शांति से मरने दूंगा। किडनैपर ने कहा, उस वक्त सालू 16 साल की थी। रुद्र ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता है सालू उस वक्त 16 साल की थी, मुझे बस तुम इतना बताओ कि तुमने उस लड़की को ऐसा क्या कहा जिससे उसे पैनिक अटैक आने लगे। किडनैपर ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ बता दूंगा। रुद्र ने गुस्से में कहा, तुम्हें छोड़ दूंगा, 16 साल की लड़की को पता नहीं क्या क्या कहा, और वह लड़की तुम्हारी शक्ल देखकर भी डरती है। बेहतर होगा कि तुम मुझे बता दो, तो आसान मौत दूंगा। किडनैपर ने कहा, हमने उसे किडनैप करके एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। हमने उसके हाथ पैरों में ब्लेड से कट लगा दिए थे कि वह डर जाए, पर मैं सच कहता हूँ हमने उसके साथ और कुछ नहीं किया और ज्यादा करने की परमिशन नहीं थी। हम उसे सिर्फ डराना चाहते थे और वह डर भी रही थी। हमने उसे खाने के लिए खाना भी नहीं दिया। वह 2 दिन तक एक कोने में बैठी बस चुपचाप रोती रहती थी। रुद्र जैसे जैसे किडनैपर की बात सुन रहा था, उसके दिल में सालू के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। सालू के लिए उसका दिल पसीज रहा था। इस वक्त अगर सालू उसके पास होती तो वह सालू को कसकर गले लगा लेता। रुद्र को अपनी गलती रियलाइज हो गई थी। उसने सालू के साथ गुस्से में कितना कुछ गलत कर दिया। रुद्र की आंखों में आंसू आने लगे थे, लेकिन रुद्र ने उन्हें अपनी आंखों से बाहर आने की इजाजत नहीं दी। रुद्र ने किडनैपर को देखकर कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, छोटी छोटी बच्चियों के साथ तुम लोग ऐसा करते हो। तुम्हारी खुद की तो कोई फैमिली होती नहीं है, लेकिन दूसरों की फैमिली में आग लगाने के लिए तैयार रहते हो। रुद्र फिर गुस्से में कहा, आगे क्या हुआ बताओ। किडनैपर ने कहा, 2 दिन बाद हमारे पास रंगा का फोन आया कि हम सालू को ठाकुर निवास छोड़ आए। हमने सालू को उसके बालों से पकड़ा और ठाकुर निवास के गार्डन में फेंक कर आ गए। रुद्र ने यह सुनते ही हॉकी उठाई और उस किडनैपर की उंगलियों पर मारना शुरू कर दिया। किडनैपर चीख रहा था, लेकिन रुद्र को तो उसकी चीखों में सुकून मिल रहा था। रुद्र ने फिर से कहा,
तो तुम लोगों ने सालू से झूठी गवाही भी दिलवाई। किडनैपर ने डर से कराते हुए कहा, हमें ऊपर से ऑर्डर थे कि हम अक्षित को धमकी दें कि अगर उसने सालू से झूठी गवाही नहीं दिलवाई तो हम उसके साथ वही सब करेंगे जो करण खन्ना ने निहारिका के साथ किया था। रुद्र ने यह सुनते ही अपने बॉडीगार्ड से कहा, इसे अपनी सही जगह पर पहुंचा दो। किडनैपर ने कराते हुए कहा, मुझे छोड़ दीजिए, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। हमें रंगा ने जो करने के लिए कहा वही किया। हमारी सालू से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। रुद्र ने कहा, तुम जैसे लोगों के साथ जो होना चाहिए वही कर रहा हूँ। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम फिर किसी दूसरी सालू को किडनैप करके उसे भी मेंटली टॉर्चर करोगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इतना कहकर रुद्र ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया और उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चला गया। रुद्र दूसरे कमरे में बैठा हुआ 1 घंटे से ड्रिंक पी रहा था। रुद्र का पर्सनल बॉडीगार्ड, जिसका नाम गोविंद था, गोविंद की हाइट 6 फुट 2 इंच के आसपास थी। रंग गेहुआ, देखने में बॉडी बिल्डर और काफी हैंडसम था। गोविंद ने रुद्र की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने रुद्र के हाथ से गिलास लेते हुए कहा, सर आपने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, प्लीज और ज्यादा मत कीजिए। रुद्र के दिल में तो तूफान का सैलाब उमड़ रहा था जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। रुद्र अंदर ही अंदर घुट रहा था। रुद्र ने गोविंद के हाथ से गिलास वापस लिया और नशे की हालत में कहा, तुम नहीं समझोगे गोविंद, मैंने क्या किया है। तुम्हें पता है, किडनैपर को तो मैंने पनिशमेंट दे दी, लेकिन किडनैपर ने जो किया वही मैंने भी किया। लेकिन देखा, मेरी कोई पनिशमेंट नहीं है। जितना दर्द किडनैपर ने सालू को दिया उससे ज्यादा दर्द मैंने सालू को दिया है। सालू उस वक्त 18 साल की थी। मैंने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और शादी के सपने दिखाए। जब उसे मुझसे प्यार हो गया था मैं उसे छोड़कर चला गया था। रुद्र की आंखों में आंसू आ गए। रुद्र ने अपने आंसू को बहने से नहीं रोका। रुद्र की आंखें लाल हो गईं। बॉडीगार्ड बड़ी मुश्किल से रुद्र को संभाल रहा था। रुद्र की आंखों में इस वक्त बहुत सारा दर्द दिखाई दे रहा था। रुद्र ने फिर कहा, तुम्हें पता है गोविंद, वह मुझ पर बहुत ट्रस्ट करती थी। जब मैं उसे छोड़कर गया उसने मुझे न जाने कितने कॉल किए, कितने मैसेज किए, लेकिन मैंने उसकी किसी कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। मैं अपनी झूठी शान में जीता रहा। तुम्हें पता है गोविंद, सालू मुझे ढूंढते ढूंढते एक बार मेरे बिला आ गई थी। मैंने उसकी इतनी इंसल्ट की कि वह रोकर चुपचाप चली गई, बिना किसी शिकायत के। फ्लैशबैक। रुद्र अपने विला में डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था और सालू नम आंखों से उसके सामने खड़ी थी। रुद्र ने ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, तुम्हें किसने मेरे घर का एड्रेस दिया? तुम यहाँ कैसे आई हो? मैंने तो सबसे अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी थी। सालू ने नम आंखों से कहा, रुद्र तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने सबसे सच छुपाया। आरका के भाई हो, मुझे छोड़कर भी चले गए। मुझे बताओ रुद्र, मेरी क्या गलती है जो तुम मुझे छोड़कर चले गए? रुद्र ने कहा, मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझता। रास्ता पीछे की तरफ है, चली जाओ। सालू रुद्र के पास आ गई। अब सालू की आंखों से आंसू जमीन पर गिरने लगे। सालू ने रुद्र का हाथ पकड़कर कहा, रुद्र मुझे एक बार बताओ, मेरी गलती क्या है? तुम क्यों मुझसे दूर भाग रहे हो? रुद्र के फेस पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वह भावहीन होकर सालू को देख रहा था। रुद्र ने गुस्से में कहा, सालू तुम्हारी गलती यह है कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारे साथ इरिटेशन होती है। तुम्हें देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। मैंने सोचा था मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगा, लेकिन तुम हमेशा शादी की रट लगाए रहती हो और मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुमसे दूर चला गया। रुद्र के मुंह से यह सब सुनकर सालू के आंसू तेज हो गए और वह हैरानी से रुद्र को देखने लगी। सालू ने फिर अपनी कपकपाती आवाज में कहा, रुद्र ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या हमने जो वक्त साथ में बिताया वह प्यार नहीं था? तुमने कहा था कि तुम मेरे घर जाकर रिश्ते की बात करोगे। रुद्र ने कहा, जब तुम्हें देखकर मुझे खुशी नहीं होती तो तुम्हारा मैं क्या करूंगा? मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम्हारे साथ खुश रह पाऊंगा या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सालू ने फिर से रोते हुए कहा, रुद्र ऐसा मत करो मेरे साथ। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है। अब मैं किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारे अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। समझने की कोशिश करो रुद्र, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। मेरे साथ ऐसा मत करो। रुद्र ने सालू की बाजू पकड़ी और घर से बाहर निकालते हुए कहा, निकलो मेरे घर से और मेरी जिंदगी से, और पलट कर मुझे मत देखना। फ्लैशबैक एंड।
रुद्र अभी रो रहा था। रुद्र ने फिर से कहा, समझ नहीं आता सालू को अपने पास वापस कैसे लेकर आऊं। इतना बुरा करने के बाद भी मेरे अंदर से अकड़ कम नहीं हुई। अभी भी मैं सालू को ऑफिस में परेशान करता हूँ। गोविंद ने कहा, सर अगर आप दिल से सालू मैम से प्यार करते हैं तो वो आपसे दूर जा ही नहीं पाएंगी। आप प्यार से ट्रीट कीजिए, वो आपको माफ कर देंगी। रुद्र ने एक कड़वी हंसी हंसकर कहा, वह मुझे माफ करेगी? कभी नहीं। मैंने उसके साथ इतना सब कुछ किया जो मैं किसी लड़की के साथ नहीं करना चाहता था। मैंने अपनी दुश्मनी के चलते सालू के इमोशंस के साथ खेला और उन्हें जलाकर राख कर दिया। गोविंद ने फिर कहा, सर आप ट्राई तो कीजिए। आप बिना ट्राई किए ही हार नहीं मान सकते। आप फिल्में नहीं देखते सर। आप दिल से ट्राई करेंगे तो सालू मैम मान जाएंगी। विशाखा एक बस स्टॉप पर खड़ी थी और तभी एक गाड़ी सामने आकर रुकी। उसमें से विक्रम निकला और विशाखा को देखकर कहा, तो विशाखा चल दी दूसरी जॉब ढूंढने? विक्रम ने कहा, चलो मैं छोड़ देता हूँ, जहाँ भी जाना है। विशाखा ने कहा, नहीं तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे, मैं खुद चली जाऊंगी। विक्रम ने कहा, तुम्हें नहीं लगता विशाखा, जब से तुमने कॉलेज छोड़ा है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा अकड़ आ गई है? विशाखा ने कहा, मैं क्यों अकड़ दिखाऊंगी भला? मेरे पास कुछ भी नहीं है जिसके बलबूते पर मैं अकड़ दिखाऊं। मैं बस खुददार हूँ, इसलिए मुझे किसी से मदद लेना अच्छा नहीं लगता। विक्रम ने कहा, ओहो, इसे खुददारी नहीं अकड़ कहते हैं। विशाखा ने भी बहस करते हुए कहा, देखो विक्रम, मुझ में अकड़ नहीं है, तुम्हारे अंदर अकड़ है। कॉलेज के फर्स्ट डे से लेकर आज तक तुम अकड़ कर ही चलते हो। दुनिया भर का एटीट्यूड तुम्हारे अंदर है। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? जब तुम इतना अकड़ती हो, और मैं जो एक टॉप क्लास का बिजनेसमैन हूँ, मेरे अंदर थोड़ा सा भी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए? ये क्या बात हुई? विशाखा ने गुस्से से विक्रम की तरफ से मुंह फेर लिया। विक्रम ने कहा, मुंह फेरने से चला नहीं जाऊंगा। चुपचाप मेरी गाड़ी में बैठो, जहाँ कहोगी मैं ड्रॉप कर दूंगा। विशाखा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। विक्रम ने गुस्से में विशाखा का हाथ पकड़ा और फिर खींचता हुआ गाड़ी के पास ले आया और विशाखा को गाड़ी में बैठा दिया और वहां से चला गया। विशाखा ने पूरे रास्ते विक्रम से कोई बात नहीं की, बस मुंह फुलाकर विंडो से बाहर की तरफ देखती रही थी, जबकि विक्रम के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। विक्रम ने एक बार खुद को गाड़ी के मिरर में देखा और फिर मन ही मन खुद से कहा, ये लड़की मुझे समझती क्या है? मुझ पर कॉलेज की हर लड़की मरती है, हैंडसम तो बहुत हूँ मैं। इसने अब तक मुझे नोटिस क्यों नहीं किया? कितनी किलर लुक है मेरी, किसी लड़की को एक आंख मार दूं तो वह लड़की वहीं पर बेहोश हो जाए, पर मारता नहीं हूँ। मरमरा गई तो बेकार में पाप चढ़ेगा। लेकिन ये लड़की पता नहीं लड़की है या आफत की पुड़िया। इसे अब तक समझ नहीं आया कि इतना बड़ा बिजनेस टाइकून इसके आगे पीछे घूमता है तो क्यों घूमता है। हर बात मुंह से बोलकर बतानी होती है, कुछ तो बिना कहे भी समझ जानी चाहिए। लेकिन नहीं, इस लड़की का दिमाग तो घुटनों में है। पता नहीं कैसे कॉलेज में टॉप आती थी। लगता है ये चीटिंग करके पास होती थी। तभी विक्रम के कानों में आवाज आई, विक्रम यहीं रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। विक्रम ने गाड़ी एक बिल्डिंग के सामने रोक दी। विक्रम अपने ख्यालों से बाहर आ गया था। विशाखा गाड़ी से उतरकर जाने लगी तो विक्रम ने उसे पीछे से आवाज देकर कहा, विशाखा जब कोई हेल्प करता है तो उसे थैंक यू बोल देते हैं। विशाखा गुस्से में पलटी और पॉइंट करके बोली, मैंने हेल्प मांगी नहीं थी, तुमने जबरदस्ती की, और जबरदस्ती की कोई थैंक यू नहीं होती। विक्रम ने भी थोड़ा सा गुस्से में कहा, जब देखो गर्म तवे पर बैठी रहती हो, खुद को ठंडा भी रखा करो, आराम से भी बात कर सकती हो। अगर मुझसे भी 2 घड़ी प्यार से बात कर लोगी तो मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। विशाखा ने कहा, और किस खुशी में मैं तुमसे प्यार से बात करूं? और क्यों करूं? मेरा तुम्हारा रिश्ता ही क्या है जो मैं तुमसे प्यार से बात करूं? विक्रम ने कहा, हम दोनों फ्रेंड हैं, फ्रेंड से ऐसे ही बात करते हैं। विशाखा बोली। विक्रम समझ गया विशाखा से बहस करना बेकार है। विक्रम ने कहा, अच्छा परसों अक्षित भैया और प्रियंका की सगाई है, तुम चलोगे ना? विशाखा ने कहा, झूठ नहीं बोलूंगी विक्रम, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मेरे अपने पर्सनल रीजन है। विक्रम ने पूछा, क्यों नहीं जाओगी और क्या पर्सनल रीजन है? यार तुम अक्षित भैया को जानती हो, सालू की फ्रेंड हो, मेरी फ्रेंड हो, तो फिर तुम क्यों नहीं जाओगी? तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। विक्रम ने ये बात बहुत नाराज होकर कही थी। विक्रम को लगा कि अगर वह नाराज होकर कहेगा तो विशाखा मान जाएगी। विशाखा ने हाथ बांध कर कहा, तो मत जाओ, मुझे क्यों बता रहे हो? विक्रम ने कहा, अगर तुम आ ही जाओगी
तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? क्यों नहीं आना चाहती? विशाखा ने कहा, विक्रम, मैं तुम्हें हर बात बताना जरूरी नहीं समझती। विक्रम ने कहा, तुमने लड़ने में डिग्री ली हुई है क्या? 24 घंटे ज्वाला बनी रहती हो। विशाखा ने कहा, अगर मैं 24 घंटे ज्वाला बनी रहती हूँ तो मुझसे दूर रहा करो, मेरे पास मत आया करो। जल जाओगे और मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। इतना कहकर विशाखा बिल्डिंग में चली गई। विक्रम विशाखा को जाते हुए देख रहा था। विक्रम ने मन में खुद से कहा, अगर मेरी शादी इससे हो गई तो मुझे नहीं लगता है कभी मुझे अपने पास भी आने देगी। बस मुझसे लड़ती रहेगी। अगले ही पल विक्रम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और विक्रम ने कहा, लड़ेगी तो लड़ लेगी, लेकिन शादी तो मैं इसी के साथ करूंगा। फिर विक्रम ने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपने ऑफिस के लिए चला गया। अक्षित का ऑफिस। अक्षित अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। तभी अक्षित के केबिन का गेट नॉक हुआ। अक्षित ने गेट की तरफ देखा तो शेरा खड़ा था। अक्षित ने शेरा को देखकर अंदर आने का इशारा किया। शेरा अंदर आ गया। अक्षित ने कहा, क्या हुआ शेरा, कोई इन्फॉर्मेशन है? शेरा ने कहा, आज उस औरत का पता चल गया जो हारिका मैडम को ब्लैकमेल करती थी। शेरा ने कुछ फोटोग्राफ और कुछ वीडियो अक्षित को दिखाई। अक्षित शॉक्ड हो गया। अक्षित ने मुस्कुराकर कहा, अब आएगा मजा। अक्षित ने फिर शेरा को देखकर कहा, परसों मेरी सगाई है, सारा अरेंजमेंट अच्छे से हो जाना चाहिए। शेरा ने भी एक मुस्कान अक्षित को पास की और फिर वहां से वीडियो फोटोग्राफ लेकर चला गया। अक्षित ने अपना फोन उठाया और उसमें आरका की फोटो को देखकर कहा, मेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तुम्हें अपनी सगाई में इनवाइट भी तो करना पड़ेगा। शाम के टाइम अक्षित ने अपनी गाड़ी सिना विला के बाहर रोक दी। हारिका उस टाइम अपने कमरे की विंडो के पास खड़ी थी। हारिका ने एक पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था जिस पर बहुत सुंदर फ्लावर बने हुए थे। हारिका ने जब अक्षित की गाड़ी को देखा तो बहुत डर गई। हारिका भागते हुए नीचे आई और अक्षित तब तक गाड़ी से बाहर आ गया था। हारिका भागते हुए विला के बाहर आई और अक्षित के सामने आकर खड़ी हो गई। हारिका ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आए हो यहाँ? अक्षित ने मुस्कुराकर कहा, वाह जी, यह भी कोई बात हुई। जब तुम ठाकुर निवास आई थी हमने बहुत खातिरदारी की थी और तुम मुझे अपने विला में भी नहीं आने दे रही हो। बस कम से कम थोड़ी देर बैठकर बात तो करने दो। हारिका ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे घर आई थी तब मैं मेहमान थी और तुम मेहमान नहीं हो। तुम ऐसे इंसान हो जिसने मेरे साथ गलत किया और ऐसे इंसान को घर में बुलाकर खातिरदारी नहीं की जाती। अक्षित ने हारिका का हाथ पकड़ा और पीठ पर मोड़ते हुए हारिका को खुद से लगाकर कहा, मेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अब भी नाराज है? अपने लाइफ लाइन को माफ नहीं करोगी? हारिका ने गुस्से में कहा, तुमने किया था माफ? नहीं ना, तो फिर मैं क्यों करूं? अक्षित ने हारिका को थोड़ा और करीब करके धीरे से कहा, बदला लोगी? वह भी मुझसे ले सकती हो। अक्षित के इतना करीब होने से हारिका के अंदर सिहरन होने लगी। उसकी नजरें शर्म से झुक गईं। हारिका को खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि वह अक्षित के सामने इतना शर्मा क्यों रही है। यह तो तय था, जब भी अक्षित प्यार से हारिका के पास आता था तो हारिका शर्मा जाती थी। हारिका अक्षित को खुद से दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन ऐसा करने में हारिका कामयाब नहीं रही। अक्षित पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। हारिका तो पहले भी अक्षित को हिला नहीं पाती थी और अब तो अक्षित पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। हारिका ने कहा, अक्षित, मैं तुमसे लड़ने के मूड में नहीं हूँ, प्लीज चले जाओ यहाँ से। अक्षित ने कहा, जाऊंगा, पर एक कॉफी तो पिला दो अपने हाथ की। इतना कहकर अक्षित ने हारिका के हाथों को छोड़ दिया। अक्षित विला के अंदर जाने लगा। अक्षित विला के अंदर कदम रख पाता उससे पहले ही हारिका ने अक्षित के हाथ को पकड़कर कहा, मैं तुम्हें कॉफी नहीं पिलाना चाहती, इसलिए जाओ यहाँ से। अक्षित ने भीतर प्यार से कहा, हारिका प्लीज पिला दो ना एक कॉफी। हारिका ने कहा, ठीक है, चलो किसी रेस्टोरेंट में जाकर पिला देती हूँ। अक्षित ने कहा, मुझे घर के अंदर जाना है, तुम्हारे हाथ की कॉफी पीनी है, बाहर तो मैं खुद भी पी लूंगा। अक्षित घर के अंदर जाने की जिद कर रहा था और हारिका उसे रोक रही थी। अक्षित ने कहा, ऐसा क्या है घर में जो तुम मुझे अंदर जाने नहीं देना चाहती? हारिका ने गुस्से में कहा, मेरे बिला के अंदर खजाना छुपा है जो मैं तुम्हारे साथ नहीं बांट सकती। अब तुम जाओ यहाँ से। अक्षित ने मुस्कुराकर कहा, अब तो मैं खजाना देख कर ही जाऊंगा। इतना कहकर अक्षित फिर से बिला के अंदर जाने लगा। हारिका फिर से अक्षित के सामने आकर खड़ी हो गई। हारिका ने कहा, अक्षित, तुम्हें सुनाई कम देता है क्या? मैंने कहा ना निकलो यहाँ से। और वैसे भी तुम बिला के अंदर क्यों जाना चाहते हो? अक्षित ने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हें किस करना है। हारिका ने अक्षित की बात ध्यान से सुनी नहीं और गुस्से में कहा,
जो करना है यहीं करो, लेकिन अंदर मत जाओ। अक्षित ने कहा ठीक है। इतना कहकर अक्षित आरिका की कमर पर हाथ डाला और एक हाथ आरिका के सर के पीछे रखकर किस करने लगा। और आरिका की तो आंखें ही बड़ी हो गईं। धीरे धीरे आरिका की आंखें बंद होने लगी। आरिका के हाथ भी अक्षित के बालों में चलने लगे। आरिका खुद नहीं जानती थी कि अक्षित के करीब आने से उसे क्या हो जाता था। थोड़ी देर बाद अक्षित ने आरिका को छोड़ दिया। आरिका की नजर झुकी हुई थी। अक्षित ने अपनी नोज आरिका की नोज से रब करते हुए कहा, अगर ऐसे ही शर्माओगी तो अक्षित से कंट्रोल नहीं होगा। आरिका को अक्षित के ऑफिस की जाती याद आ गई और उसने अपने गुस्से भरी आवाज में कहा, जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए। अक्षित ने कहा, ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर देता हूँ। मेरी सगाई है प्रियंका से, तुम जरूर आना, तुम्हारा इंतजार रहेगा। आरिका ने गुस्से में कहा, तुम प्रियंका से सगाई करो या यामिनी से, आई डोंट केयर, निकलो यहाँ से। अक्षित ने आरिका को गाड़ी से लगाकर कहा, तुम आओगी, तुम्हें आना होगा, और अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आरिका ने भी गुस्से में कहा, मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। एक बार सुन लो या 1000 बार सुन लो, नहीं आऊंगी। अक्षित ने कहा, तुम्हें आना ही होगा, तुम आओगी। आरिका गुस्से में अक्षित को देख रही थी। अक्षित ने आरिका के फोrehead पर किस किया और गाड़ी में बैठकर चला गया। अक्षित ने कुछ दूर जाकर गाड़ी रोकी और सेरा को फोन किया। अक्षित ने कहा, आरिका ने मुझे विला के अंदर नहीं आने दिया। पता करो विला के अंदर ऐसी क्या चीज है जो आरिका मुझसे छुपा रही है। सेरा ने कहा, ओके सर। गौरी के फ्लैट के बाहर आज अक्षित की सगाई थी। गौरी ने वही लहंगा पहना था जो उसे अथर्व ने गिफ्ट किया था। गौरी बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। गौरी पूरी तरह से तैयार होकर खुद को मिरर में निहार रही थी। तभी उसके रूम का डोर खुला और विशाखा अंदर आ गई। विशाखा ने गौरी को देखा तो मुस्कुराकर कहा, अरे वाह भाभी, आज तो आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। गौरी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, तुम्हें पता है विशाखा, यह लहंगा मुझे अथर्व ने दिया है। विशाखा ने कहा, हाँ भाभी, तभी तो आपकी मुस्कान में अथर्व भैया का प्यार नजर आ रहा है। गौरी ने भी एक स्माइल के साथ कहा, अच्छा तुम भी रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में विक्रम हम दोनों को लेने आ जाएगा। समर को तो मैंने पहले ही भेज दिया था, वरना वह मुझे तैयारी नहीं होने देता, बहुत परेशान करता है। विशाखा ने कहा, मैं नहीं जा रही भाभी, मैं बहुत थक गई हूँ, आप चले जाओ ना। गौरी ने कहा, देखो विशाखा, तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, और तुम जानती हो कि मैं अथर्व को देखना चाहती हूँ। माना मेरी किस्मत में अथर्व नहीं है, लेकिन आंखों में तो है। वह एक बार अथर्व को देखकर अपनी आंखों में बसाना चाहती हूँ, मुझे सुकून मिलेगा। प्लीज विशाखा, अपने लिए ना सही मेरे लिए चलो। गौरी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर विशाखा भी तैयार होने के लिए मान गई, लेकिन विशाखा के पास तो पार्टी वियर कपड़े ही नहीं थे। विशाखा सोच ही रही थी कि गौरी ने एक बैग विशाखा को देते हुए कहा, विशाखा ये पहन लो, मैंने अपने लिए खरीदा था। विशाखा ने ड्रेस देखी तो वह बहुत सुंदर थी। यह एक येलो कलर का लहंगा था जिसे देखकर विशाखा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। विशाखा ने कहा, बहुत सुंदर लहंगा तो है, फिर आपने क्यों नहीं पहना? गौरी ने कहा, क्योंकि कभी मन ही नहीं हुआ पहनने का, यह तुम पर ज्यादा अच्छा लगेगा। कुछ ही देर में विशाखा भी तैयार होकर आ गई। गौरी ने विशाखा की नजर उतारते हुए कहा, आज तो तुम्हें जो भी देखेगा अपना दिल दे बैठेगा। गौरी की बात सुनकर विशाखा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ठाकुर निवास। अक्षित भी अपनी सगाई के लिए तैयार हो रहा था। अक्षित ने डार्क नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था, जिसमें वह बहुत ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। अक्षय तैयार होकर गेट तक पहुंचा था कि अथर्व से टकरा गया। अथर्व ने एक क्रीम कलर का सूट पहना था जिसमें वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अथर्व ने अक्षित को देखकर एक मुस्कान पास की और कहा, आज कितनों पर घायल करने का इरादा है? अक्षित ने भी मुस्कुराकर कहा, सिर्फ अपनी ब्यूटीफुल गर्ल पर। आज आरिका को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आज पार्टी में धमाका होगा। तो अपनी बता, गौरी के लिए क्या तैयारी की है? अथर्व ने मुस्कान के साथ एक गाना गुनगुनाया, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। भला मैं क्या तैयारी करूंगा, मेरे मैम डैडी नहीं चाहते कि मेरी शादी हो जाए। बस गौरी को पास से देख लूंगा, इसी में खुश हो जाऊंगा। सालू ने पीछे से कहा, आपके इंतजार की तो तारीफ करनी पड़ेगी। अक्षिता और अथर्व ने पीछे मुड़कर देखा तो सालू भी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। सालू ने आज लाइट लेवेंडर कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें उसकी मासूमियत और खूबसूरती निखर कर बाहर आ रही थी। सालू ने फिर मुस्कुराकर कहा, इतना इंतजार,
अच्छी बात नहीं है अथर्व भैया। अब तक तो आप मुझे दो बच्चों की बुआ बना चुके होते। सालू की बात सुनते ही अक्षित और अथर्व दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और दोनों हंसने लगे। अक्षित ने सालू को गले लगाकर कहा, तुम्हें पता है सालू, तुम दोनों ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, और मैं यह चाहता हूँ कि तुम दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा ऐसी ही बनी रहे। सालू ने कहा, रहने दीजिए भैया, झूठ मत बोलिए। आप अच्छे से जानते हैं, ना तो अथर्व भैया चाहते हैं, ना ही मैं चाहती हूँ आपकी शादी प्रियंका से हो, फिर भी आप कर रहे हैं। अक्षित ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा जी, तो तुम बता दो मैं किससे शादी करूं? आरिका से? सालू ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम ऐसा ही चाहते हैं। सालू ने आगे कहा, चाहे आप दोनों के बीच कुछ भी हुआ हो, फिर भी मुझे अभी वह बहुत अच्छी लगती है, और मैं अभी भी यही चाहती हूँ कि आपकी शादी उन्हीं से हो। अक्षित ने कहा, सालू बच्चा ज्यादा नहीं सोचते, चलो पार्टी में चलते हैं। इतना कहकर अक्षित, अथर्व और सालू पार्टी में जाने के लिए निकल गए। गौरी के फ्लैट के बाहर विक्रम गाड़ी में बैठकर मोबाइल चला रहा था। तभी विशाखा गौरी सामने से आकर गाड़ी के बाहर खड़ी हो गईं। विक्रम की नज़र जैसी गौरी और विशाखा पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। विक्रम के दिल से आवाज आई, क्या बात है, आज तो विशाखा बहुत सुंदर लग रही है। चलो भाभी की वजह से ही सही, इसने मेरा दिया हुआ लहंगा तो पहन लिया। अगर गलती से भी इसे ये बात पता चल जाती कि भाभी को ये लहंगा मैंने दिया है, तो ये लहंगा कभी नहीं पहनती, और लहंगे का तो पता ही नहीं क्या करती। विक्रम की नज़र विशाखा से हटी नहीं रही थी। गौरी ने विक्रम और विशाखा के बीच में चुटकी बजाकर कहा, तुम्हारा देखना हो गया हो तो चलो। विक्रम अपने होश में आया और गौरी को छेड़ते हुए बोला, हाँ हाँ चलो, अथर्व भैया वेट कर रहे होंगे। आखिर मैं भी तो अथर्व भैया के सामने ऐसे ही चुटकी बजाऊंगा। गौरी ने एक मुस्कान के साथ गाड़ी में आगे की सीट पर बैठ गई और बोली, तुम नहीं सुधरोगे। विक्रम भी ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। विशाखा पीछे बैठी विंडो से बाहर देख रही थी। विक्रम की नजरें बार बार विशाखा पर ही जा रही थी और गौरी ये बात नोटिस कर रही थी। गौरी ने विक्रम के कान में जाकर धीरे से कहा, विशाखा को देखने के चक्कर में एक्सीडेंट मत कर देना, क्योंकि मुझे अथर्व को देखना है। विक्रम भी कहाँ गौरी से कम पड़ता था। वह तो गौरी की हर बात का जवाब पहले से ही तैयार रखता था। विक्रम ने कहा, बेफिक्र रहिए लैला, आपको तो आपके मजनू से मिलाकर ही रहूंगा। पार्टी हॉल। अक्षित बड़ी बेसब्री से आरिका का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन आरिका अब तक नहीं आई थी। सालू को भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि रुद्र जरूर आएगा, लेकिन सालू रुद्र को नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि सालू रुद्र से बहुत नफरत करने लगी थी। लेकिन कहीं ना कहीं सालू के दिल के किसी कोने में रुद्र के लिए प्यार आज भी जिंदा था। आखिरकार अक्षित का इंतजार खत्म हुआ। हारिका सामने से आती हुई नजर आई। अक्षित की तो नजर बस हारिका पर ही ठहर कर रह गई। हारिका ने एक मल्टी कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो ज्यादा हैवी नहीं था, लेकिन बहुत सुंदर था। हारिका ने सिल्की खुले बाल, बड़े बड़े झुमके, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, माथे पर एक बिंदी लगा रखी थी, जो उसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहा था। अक्षित ने कितने समय बाद हारिका को ऐसे देखा था। अक्षित तो जैसे हारिका में ही खो गया था, लेकिन हारिका ने तो अक्षित को एक नजर देखा तक नहीं था, या कह सकते हैं वह अक्षित को देखना भी नहीं चाहती थी। जितनी नफरत अक्षित को हारिका से थी, उतनी नफरत हारिका को भी अक्षित से थी, और इस नफरत में उनका प्यार कहीं दबसा गया था। अक्षित तो हारिका में ही खोया हुआ था। तभी अथर्व ने कहा, तेरी पुरानी वाली के साथ तेरी न्यू वाली भी आ रही है। अक्षित का ध्यान टूटा तो उसने अथर्व की बात सुनी और ध्यान से देखा तो हारिका के साथ प्रियंका भी आ रही थी। प्रियंका ने डार्क नेवी ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था, जो अक्षित से मैच कर रहा था। प्रियंका के चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। प्रियंका पार्टी हॉल में आई और उसने अक्षित का हाथ पकड़ लिया। अक्षित प्रियंका को अपने रिलेटिव एंड बिजनेस पार्टनर से मिलवाने लगा। हारिका एक साइड में खड़ी थी। वह तो अक्षित की जिद की वजह से आई थी, नहीं तो अक्षित आगे क्या कर दे पता नहीं, वरना उसे अक्षित की सगाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।